हेलो फ्रेंड्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर जब पैसा मिलता है तो क्या वो टैक्सेबल होता है, क्या वो टैक्स फ्री होता है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में उसकी टैक्सेबिलिटी बताई गई है लॉ में। और अब बजट 2025 में फिर से उसके अंदर एक अमेंडमेंट आ गया है। वैसे ये अमेंडमेंट वेलकम अमेंडमेंट के रूप में आया है। इसका मतलब हुआ कि हमारे फेवर में है ये अमेंडमेंट, क्लैरिटी के लिए भी है और थोड़ा सा फेवरेबल भी है। लेकिन मैं उस अमेंडमेंट के साथ साथ ये भी चाहता हूं कि आपको सेक्शन 10 क्लॉज 10 डी यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एग्जम्पशन के बारे में डिटेल में बताऊं। ठीक है, तो चलिए, यहां फिलहाल हम टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा डिस्कशन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो अगर टैक्सेबल होगा, अगर वो टैक्सेबल होगा तो किस हेड में टैक्सेबल होगा, हेड्स ऑफ इनकम, कौन से हेड्स ऑफ इनकम में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब टैक्स का रेट ये नॉर्मल इनकम मानी जाती है तो स्लैब रेट इन टैक्सेबल होगा। इसके अंदर जो भी एसएससी रिसीव कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी जो नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट है वही एप्लीकेबल होगा। टीडीएस इसके ऊपर कैसे काटा जाएगा उसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसे हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर टीडीएस अगर कट गया तो क्या होता है, और टीडीएस अगर ज्यादा कट गया या नहीं कटना चाहिए था कट गया तो आप उसको किस तरीके से वापस ले सकते हो। चलिए, तो हमारा डिस्कशन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे टैक्सेबल होते हैं या एग्जम्प्ट होते हैं। देखिए, 5 केसेस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे टैक्सेबल होते हैं। ये पांचों केस आपको यहां पर दिख रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले मन में ये बैठा लें कि 5 केसेस हैं। अगर आपका केस इसके अंदर फॉल कर रहा है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे एग्जम्प्ट है। तो आपका ध्यान किस पर होना चाहिए कि क्या आपकी पॉलिसी इन पांचों पॉइंट में कहीं भी फॉल कर रही है क्या। पहला पॉइंट ये है सेक्शन 80 डी सब सेक्शन 3, जहां पर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अपने रिलेटिव, जो उसका रिलेटिव डिसेबल है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिसेबल डिपेंडेंट के लिए अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने रिलेटिव डिसेबल डिपेंडेंट के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और वो डिसेबल डिपेंडेंट की मृत्यु पहले हो जाती है तो उस केस में उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा, जिस ईयर में पैसा मिलेगा, वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। जितना भी पैसा उसने डिपॉजिट किया था उस पॉलिसी में वो टैक्सेबल होगा। अगर आपकी पॉलिसी इसमें फॉल कर रही है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये टैक्सेबल होगा। दूसरे नंबर पे, अगर किसी बिजनेसमैन ने व्यापार में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। तो ऑलवेज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जाता है की एम्प्लॉय की पर्सन के लिए। ये टैक्सेबल किस हेड में होगा वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे टैक्सेबल होते हैं, चाहे मैच्योरिटी पर मिले या डेथ पर, चाहे मैच्योरिटी पर मिले या डेथ पर मिले। चलिए, तो यहां भी आप चेक कर सकते हैं कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो वो टैक्सेबल होगा। तीसरा जो ग्रुप है, तीसरी कैटेगरी है, वो है ऐसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पर सम एश्योर्ड के सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रीमियम आप पे करते हो। सम एश्योर्ड का मतलब होता है बेसिक सम एश्योर्ड, यानी जो मिनिमम टू मिनिमम आपको पैसे उस पॉलिसी से मिलने ही मिलने, वो है बेसिक कैपिटल सम एश्योर्ड। अगर उस अमाउंट के सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, पूरे पॉलिसी के लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आप एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो तो ऐसी पॉलिसी मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगी, डेथ पर स्टिल एग्जम्प्ट रहेगा। मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगी, डेथ पर एग्जम्प्ट ही रहेगा। सर वो सर्टेन परसेंटेज क्या है? वो सर्टेन परसेंटेज 3% है, 15, 10 और 20। सर ये हम कैसे पता लगाएंगे? वैसे वो 80C का पार्ट है लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं, आप सुन लीजिएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले इशू हुआ है तो 20% से ज्यादा आप सम एश्योर्ड के 20% से ज्यादा प्रीमियम ना दें। अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 ऑनवर्ड इशू हुआ है तो 10% से ज्यादा प्रीमियम आप ना दें।
और अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 ऑनवर्ड इशू हुआ है और जिसके लिए इशू हुआ है वो व्यक्ति या तो डिसेबल है या स्पेसिफाइड डिजीज 80 DDB में सफर कर रहा है, तो ऐसे लोगों की जो पॉलिसी है उसमें 15% से ज्यादा प्रीमियम ना पे करें। तो ये है 3% सेपरेट सेपरेट डिपेंडिंग कि आपने कौन सी पॉलिसी ली है और उस पॉलिसी को कहां पर फॉल करना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रही है तो याद रखिएगा डेथ में एग्जम्पशन कंटिन्यू रहता है, मेच्योरिटी पे वो टैक्सेबल हो। डेथ पे एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, मेच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं चौथा और पांचवा। देखिए यूलिप भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, अगर यूलिप की पॉलिसी है, अब यहां पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है, समझिएगा। अगर यूलिप की पॉलिसी है, आपने पॉलिसी ली है यूलिप और वो पॉलिसी इशू कराया है 1 फरवरी 2021 से पहले, तो इसकी टैक्सेबिलिटी ऊपर जो मैंने आपको बताया है 3 पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट बी है और थर्ड पॉइंट में सी और डी, ये बेसिकली 10-10D के क्लॉजेज हैं। तो अगर ए बी सी डी इस क्लॉज में आपकी पॉलिसी फॉल करेगी तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जाम। ये कब की बात है? जब पॉलिसी 1 फरवरी 21 के पहले इशू कराई। अब अगर पॉलिसी 1 फरवरी 21 ऑनवर्ड इशू कराई है, इसमें भी अगर आपकी पॉलिसी ए बी सी डी में फॉल कर जाए ऊपर, मान लीजिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वो भी तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ए बी सी डी में ऊपर फॉल कर जाए तो वो टैक्सेबल पॉलिसी ही रहेगी। लेकिन अगर ए बी सी डी में फॉल नहीं करता, तब यहां देखना है कि क्या उस पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं। अगर उस पॉलिसी का प्रीमियम 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तो डेथ पर यह पॉलिसी एग्जम्प्ट रहेगा, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब 1 फरवरी 2021 ऑनवर्ड इशू कराए गए यूलिप पॉलिसी, अगर 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम आप पे कर रहे हो अमाउंट में, पूरे साल में 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो पॉलिसी मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है, डेथ पर स्टिल एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी एक से ज्यादा पॉलिसी है तो अग्रीगेट अमाउंट जिस भी पॉलिसी का आप 2.5 से ज्यादा नहीं दे रहे, मान लीजिए 3 पॉलिसी है, 2 पॉलिसी मिला के आपको दिख रहा है कि 2.5 से ज्यादा प्रीमियम नहीं जा रहा है, तो उसे एग्जम्प्ट रखिएगा और जिसमें 2.5 से ऊपर चला गया प्रीमियम वो पॉलिसी टैक्सेबल हो जाती है। यहां लिखा है मोर देन 1 यूलिप पॉलिसी अगर लिया गया है, एग्जम्पशन विल बी अलाउड फॉर दोज पॉलिसीज वेयर अग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2,50,000। अच्छा, ये तो रहा यूलिप। अब अगर मान लीजिए नॉन यूलिप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है, मतलब ऐसी पॉलिसी जो यूलिप नहीं है, बाकी सारी पॉलिसी नॉन यूलिप में आ जाएगा। नॉन यूलिप पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 23 के पहले लिया है तो देखना पड़ेगा ए बी सी डी में फॉल करेगा तो टैक्सेबल है, नहीं तो एग्जाम। 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड इशू किया है, ए बी सी डी में फॉल करेगा तो टैक्सेबल है। अदरवाइज में देखना है कि अगर प्रीमियम आप 5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हो, 1 साल में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम ऐसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पे कर रहे हो जो यूलिप नहीं है, तो वो डेथ के केस में एग्जम्प्ट कंटिन्यू रहेगा, मैच्योरिटी पे वो टैक्सेबल हो जाता है, मैच्योरिटी पे वो टैक्सेबल हो जाता है। और अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो अभी जो आपने 2.5 लाख वाली चीज स्कीम में देखा था, सेम यहां एप्लीकेबल होगा। एग्जम्पशन विल बी अलाउड फॉर दोज पॉलिसीज वेयर अग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 5। तो इसका मतलब हम ये देखें कि 5 केसेस में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है, चौथे में अमाउंट को लेकर टैक्सेबिलिटी आ रहा है यूलिप में, पांचवें में नॉन यूलिप के लिए भी अमाउंट को लेकर टैक्सेबिलिटी आ रहा है। यूलिप 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम टैक्सेबल है और नॉन यूलिप 5 लाख से ऊपर प्रीमियम टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये चौथे और पांचवें में अगर फॉल कर रहा है, आपकी पॉलिसी फॉल कर रही है, तो डेथ में एग्जम्पशन कंटिन्यू है, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है। अगर डेथ है तो एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। थर्ड में फॉल कर रहा है, डेथ में एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है। सेकंड में फॉल कर रहा है, डेथ मैच्योरिटी कुछ भी हो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। और फर्स्ट में फॉल कर रहा है तो यहां भी डेथ के केस में ही टैक्सेबल, यहां पर डेथ के केस में ही टैक्सेबल होता है, मैच्योरिटी वाली कोई बात ही नहीं होती है। जिसके लिए पॉलिसी ली गई है वो मर जाता है तो एसएससी जितना पैसा डिपॉजिट करता है पॉलिसी में, दैट विल बी टैक्स। ठीक है, ये बेटा जो हम मतलब दोस्त जो हम टैक्सेबिलिटी की बात,
वो आपके आईटीआर में शो किया जाएगा। टीडीएस कैसे काटा जाएगा, टीडीएस कटेगा कि नहीं, किस रेट से कटेगा, वो एक डिफरेंट इशू। आपको कभी नहीं घबराना चाहिए अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा और देखा कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम, आपने चेक कर लिया कि आपकी पॉलिसी ये 5 में फॉल नहीं कर रही है, एग्जाम्शन आपने कंफर्म कर लिया कि पॉलिसी एग्जाम, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका टीडीएस कट भी गया है तो आप आईटीआर में एग्जाम्शन दिखाकर टीडीएस का क्लेम क्रेडिट वापस ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर मुझे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करना है 2025 के बजट को लेकर, वो डिस्कस करके देता हूं। देखिए, चौथे और पांचवें नंबर में जब आपकी पॉलिसी आती है तो डेथ के केस में एग्जाम्शन है, मैच्योरिटी में टैक्सेबल है। अब सरकार ने 2025 के बजट से डेथ के साथ एक और क्लॉज जोड़ दिया जहां चौथे और पांचवें कैटेगरी की पॉलिसी एग्जम्प्ट रहेगी। और वो क्या जोड़ दिया उन्होंने जोड़ दिया आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे हमारे देश के गुजरात में गिफ्ट नाम से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। लिखा है सरकार ने कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी ऑफिस यानी ब्रांच लोकेटेड इन आईएफएससी ने इशू किया है, आईएफएससी में एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ऐसे बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ब्रांच वहां खुले हुए हैं आईएफएससी। अगर उस ब्रांच द्वारा इशू किया गया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आपकी पॉलिसी कैटेगरी 4 और 5 में फॉल कर रही है, तो इवन मैच्योर भी हो जाए तो भी एग्जाम्शन रहेगा। पहले तो डेथ में एग्जाम्शन थी, मैच्योरिटी में टैक्सेबल था। मान लीजिए यूलिप है 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम, मान लीजिए नॉन यूलिप है 5 लाख से ऊपर प्रीमियम, तो बात हुई थी अभी कि मैच्योरिटी पे टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये लाइफ इंश्योरेंस आईएफएससी के अंदर लोकेटेड ब्रांच ने इशू किया है तो मैच्योरिटी पे स्टिल एग्जाम्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन क्या यहां पर जो ब्रांच होते हैं लोकेटेड, क्या वो हम सबको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हैं? नहीं, वो नॉन रेजिडेंट और विदेशी क्लाइंट को ही इशू करते हैं। तो क्या ये एग्जाम्शन उनके लिए स्पेसिफिकली आ गया? लॉ में साफ लफ्जों में ये नहीं लिखा, लेकिन जो कंडीशन डाली है वो कंडीशन तो उनके लिए ही अप्लीकेबल है। एक तो ये अमेंडमेंट 2025 का, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट समझिए, समस्या ये थी पहले कि जब हम ये तय कर लेते थे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी टैक्सेबल है या मैच्योर्ड है, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है, माफ कीजिएगा, तो एग्जम्प्ट है तो सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्प्ट है, और अगर टैक्सेबल है तो पहले कंफ्यूजन होता था कि वो किस हेड में टैक्स, उस कंफ्यूजन को 2025 के बजट में क्लैरिफाई कर उन्होंने सिंपल कर दिया लॉ। कहा कि अगर यूलिप वाली पॉलिसी टैक्सेबल है, अगर यूलिप वाली पॉलिसी टैक्सेबल है तो वो भाई साहब चले जाइए आप कैपिटल गेन, और अगर दूसरी पॉलिसी अगर टैक्सेबल है तो वो अदर सोर्सेज में चले जाइए। लेकिन वहां पर उन्होंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को स्किप कर दिया, तो वो मैं क्लैरिटी और जोड़ देता हूं अपनी तरफ से और बताता हूं कि अगर वो टैक्सेबल है तो कैसे टैक्सेबल है। ये देखिए यहां पर मैंने बना रखा है ड्रॉ, चार्ट ड्रॉ कर रखा है, बहुत क्लैरिटी के साथ चार्ट ड्रॉ है। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें सोचना नहीं है, वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। किस हेड में टैक्सेबल होता है? अगर एम्प्लॉयर को पैसा मिला, एम्प्लॉयर कंपनी को पैसा मिला तो पीजीबीपी, अगर एम्प्लॉय ने पैसा रिसीव किया तो सैलरी, और कोई अदर पर्सन ने जैसे नॉन वर्किंग डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं होते उन्होंने पॉलिसी रिसीव किया तो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। इनके लिए सेपरेट लॉ है। उसके अलावा जो यूलिप पॉलिसी है अगर वो टैक्सेबल है तो ऑलवेज कैपिटल गेन में जाएगा, जो पहले नहीं था 2025 के बजट से, अब ऑलवेज कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। उसे माना जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसको कंप्यूट करते हैं सेक्शन 45(1)(b) के अकॉर्डिंग। सेक्शन 45(1)(b) कंप्यूटेशन बताता है कि कैसे हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 111(a) और लॉन्ग टर्म है तो 112(a) के रेट से टैक्सेबल होगा। तो यूलिप जब भी टैक्सेबल होगा 111(a) के रेट से या 112(a) के रेट से टैक्सेबल होगा यूलिप, ठीक है जी। अदर पॉलिसी अगर एग्जम्प्ट है तो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट है, और अगर टैक्सेबल है तो वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। यहां पर एक दो पॉइंट्स और मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि सरकार गाइडलाइन निकाल सकती है, गाइडलाइन इशू कर सकती है डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए,
और जब भी आप वो 2.5 लाख और 5 लाख की कैलकुलेशन देखना चाहेंगे, अमाउंट को देखना चाहेंगे, तो जब पॉलिसी का प्रीमियम चार्ज होता है पॉलिसी होल्डर से, तो वहां वो जीएसटी जोड़कर पॉलिसी प्रीमियम चार्ज करते हैं, जीएसटी जोड़कर। तो आप जो ये 2.5 लाख और 5 लाख की लिमिट चेक करोगे, वहां पर आप जीएसटी को एक्सक्लूड करके ये लिमिट चेक करोगे कि मेरी लिमिट 2.5 के ऊपर जा रही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2,49,000 का प्रीमियम है मेरा, लेकिन जीएसटी जोड़कर वो 250 के ऊपर चला गया, तो मेरी एग्जम्प्टेड पॉलिसी के अंदर रहेगी, क्योंकि 2,50,000 के नीचे है, एक्सक्लूडिंग। ये कहने का मतलब है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 के बजट में 2 चेंज आए, मैंने आपको बता दिया। एक चेंज चौथे और 5वें नंबर की पॉलिसी, ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर में ऐसा नहीं रखा उन्होंने, चौथे और 5वें में रखा। यानी अगर पॉलिसी आईएफएससी के लोकेटेड ब्रांच ने इशू किया है और वो ड्यू टू परसेंटेज टैक्सेबल हो रहा है, या वो ड्यू टू कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल हो रहा है, तो वहां एग्जम्पशन नहीं है, वो टैक्सेबल है तो है। जब चौथे और 5वें में फॉल कर रही है पॉलिसी, यानी अमाउंट 2.5 लाख या 5 लाख के ऊपर जाने के वजह से टैक्सेबल हो रहा है, वहां अगर आईएफएससी में लोकेटेड ब्रांच ने इशू किया है पॉलिसी, तो वहां एग्जम्पशन सरकार ने 2025 के बजट से डाल दिया है। ठीक है जी। दूसरी क्लैरिटी क्या है कि अगर यूलिप वाली पॉलिसी टैक्सेबल है तो ऑलवेज कैपिटल गेन हेड में जाइए, और दूसरी पॉलिसी टैक्सेबल है तो अदर सोर्सेज में जाइए। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से आपको क्लैरिटी कर दी कि कीमन की टैक्सेबिलिटी तो ऐसे ही होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, आपके लिए क्लैरिटी लेकर आया। थैंक यू सो मच।